बरेली के बाद जस्ट जो पड़ोसी जिला हो जाएगा वो हो जाएगा रामपुर। रामपुर के बाद से जो जिला हो जाएगा वो हो जाएगा मुरादाबाद। मुरादाबाद के बाद से जो जिला हो जाएगा वो हो जाएगा बिजनौर। चैनल अब ये 9 डिग्री चैनल, ये मिनी काय हो गया, ये इसके ऊपर है लक्षद्वीप, तो मिनी काय से लक्षद्वीप, मिनी काय से लक्षद्वीप, ये 9 डिग्री चैनल हो गया। अब है 10 डिग्री चैनल, ये 10 डिग्री चैनल यहाँ होगा, तो 10 डिग्री चैनल यहाँ होगा। और प्रत्येक राज्यों में एक राज्यपाल होता है। ठीक उसी तरह से लॉर्ड कर्जन भारत का गवर्नर जनरल यानी कि राष्ट्रपति मान के चले, और जितने भी प्रांत हुआ करते थे उन प्रांतों में अलग अलग गवर्नर हुआ करते। तो उसी तरह से बंगाल में जो गवर्नर था उसका नाम था एंड्रयू फ्रेजर, और भारत का जो गवर्नर जनरल सबसे पहले उत्तराखंड में, उत्तराखंड के बाद से आती है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बाद जाती है बिहार में, बिहार के बाद जाती है झारखंड में, जय हिंद बच्चों, जीत कामयाबी के इस प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार मैं फिर स्वागत करता हूं। मौका है, दस्तूर भी है, उत्तर प्रदेश दरोगा। बात सितारों की है और बात खाकी वर्दी की है, तो फिर देर किस बात की। और याद रखिएगा, आप ये मौका अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा, क्योंकि एक बात तो तय है कि आपकी ज़िंदगी में फिर दोबारा मौका नहीं मिलने वाला, क्योंकि भाई 5 साल 7 साल बाद, पता नहीं कितने साल बाद फिर वैकेंसी आएगी, तो तब तक आपकी उम्र बैठी थोड़ी रहेगी। अगली तैयारी तो आपके बच्चे करेंगे भाई। तो ये एक पद हासिल कर लीजिए, और एक पद जब हासिल कर लीजिए, जिंदगी मजे ही मजे है। तो तैयारी कैसी चल रही है ये जरूर बताइएगा। और ये आज में जो प्रश्नों की श्रृंखला में जो लेकर के आया हूं जीएस के तौर पे, उसको जरा बताइएगा कि पूरा का पूरा कंपाइल पिछले कुछ सालों का मैंने अध्ययन किया, और अध्ययन करके मैंने छोटा छोटा निकाला कि कहाँ से वो चीज़ें खोज के निकाली कि प्रश्न आकर पूछा कहाँ से जाता है। ठीक है, तो आज बताइएगा कि आज की सीरीज आपको कैसी लगी, फिर मैं कंटिन्यू करते हैं। चलिए बिना देर किए, बिना लाग लपेट के, बिना कोई बहसबाजी के, ठीक, मैं आपसे भी नहीं कहूँगा कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपको अच्छा लगेगा तो खुद ही कर देंगे, है कि नहीं। चलिए पहला देखिए मज़ेदार, एलम्मा जतारा, एलम्मा जतारा नामक उत्सव का संबंध किस राज्य से। ये एक उत्सव है, ये कहाँ मनाया जाता है, ये उत्सव है एलम्मा जतारा कहाँ मनाया जाता है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश मनाया जाता है, नहीं। ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, नहीं। ये गोवा में मनाया जाता है, नहीं। ये कहाँ मनाया जाता है, ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में। जरा एक काम कीजिएगा, आंध्र प्रदेश के कोई 2 और उत्सव का जरा नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दें, तो हमारा भी दिल बाग बाग हो जाएगा। मैं यही समझूंगा कि आपकी तैयारी माशाअल्लाह बहुत शानदार हो गई है। ठीक है, 2, सिर्फ 2, आपसे बस 2 की उम्मीद कर रहा हूँ। 2 उत्सव आंध्र प्रदेश का और आप कमेंट करके बता दीजिए हमें। ठीक है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2। ठीक है, चतुर्भुज मंदिर किस राज्य में स्थित है, चतुर्भुज मंदिर किस राज्य में स्थित है। ठीक है, चतुर्भुज मंदिर किस राज्य में स्थित है। ठीक, अब देखिएगा चतुर्भुज मंदिर तो यूं तो मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में, लेकिन इससे जुड़े हुए कुछ और प्रश्न बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। इस मंदिर का निर्माण मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान ओरछा में, मध्य प्रदेश में कहाँ है, ये भी एक याद करते चलेगा, मध्य प्रदेश में कहाँ, तो ओरछा में है। ठीक है, तो सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान ओरछा राज्य के बुंदेला राजपूतों द्वारा, बुंदेल शासक वहां पे शासन करते थे, बुंदेला राजपूतों द्वारा कराया गया था। ठीक है, बुंदेल राजा मधुकर शाह ने, नाम याद करते चलिएगा। ठीक है, बुंदेल राजा मधुकर शाह ने, बुंदेल राजा मधुकर शाह ने, मधुकर शाह, बुंदेल राजा कौन थे, ओरछा के, मधुकर शाह ने अपनी पत्नी रानी गणेश कुंवरी के लिए इस मंदिर का निर्माण शुरू कराया था, जो कि उनके बेटे वीर सिंह बुंदेला ने 16वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण पूरा कराया। ठीक है, शुरू किसने कराया था, राजा मधुकर शाह ने, और इसे पूरा किसने कराया, वीर सिंह बुंदेला ने। ठीक है, भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर, चतुर्भुज जानते हैं किसे कहा जाता है, विष्णु भगवान को कहा जाता है, तो भगवान विष्णु को समर्पित चतुर्भुज मंदिर भारत के मध्य प्रदेश के ओरछा में स्थित है। अब अच्छा एक और बात याद रखिएगा, यह पहले चूंकि भगवान विष्णु को समर्पित था तो उनके अवतार ये राम की पूजा वहां पे की जाती थी, लेकिन वर्तमान में अगर सही मायने में देखा जाए तो वहां पर कृष्ण की पूजा की जाती है, भगवान कृष्ण की पूजा वहां पर की जाती है। ठीक, हालांकि दोनों लोग विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं।
ठीक है। ये कौन सा जिला उत्तराखंड से सीमा साझा नहीं करता? आपको बताना है कि कौन सा जिला उत्तराखंड से सीमा साझा नहीं करता। मुरादाबाद, रामपुर, बुलंदशहर, सहारनपुर। कौन सा इसमें से 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से कौन सा साझा नहीं करता? तो साझा नहीं करता, तो जरा ये देखिए कौन सा साझा नहीं करता, कैसे साझा नहीं करेगा, जरा एक नज़र इस पर दौड़ाया जाए। अब जरा देखिएगा, अगर ये उत्तर प्रदेश की हम सीमा बना दें तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा आपका नेपाल, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपका हो जाएगा नेपाल, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड, ठीक है, ये हो गया नेपाल और ये हो गया उत्तराखंड। पूछ रहा है कि कौन सा जिला उत्तराखंड से सीमा साझा नहीं करता। यहाँ पर है आपका पीलीभीत, यहाँ पर क्या है, पीलीभीत। पीलीभीत मतलब कि पीलीभीत जो है नेपाल से भी सीमा साझा करता है, उत्तराखंड से भी सीमा साझा करता है। पीलीभीत का जस्ट पड़ोसी जिला जो है ये है बरेली। पीलीभीत का जस्ट पड़ोसी जिला हो जाएगा आपका बरेली। बरेली के बाद जस्ट जो पड़ोसी जिला हो जाएगा वो हो जाएगा रामपुर। रामपुर के बाद से जो जिला हो जाएगा वो हो जाएगा मुरादाबाद। मुरादाबाद के बाद से जो जिला हो जाएगा वो हो जाएगा बिजनौर। बिजनौर के बाद से जो कितना होगा, 1 2 3 4 5 होगा। फिर इसके बिजनौर के बाद से जो जिला हो जाएगा वो हो जाएगा मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर, ठीक, और मुजफ्फरनगर के बाद से ये जो जिला है ये है सहारनपुर। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्रम भी याद कर लीजिएगा, ठीक। कौन कौन सा, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर, ठीक। अगर पश्चिम से पूरब की बात करें तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। तो जाहिर सी बात है मैंने मुरादाबाद का नाम ले लिया, इसमें मैंने रामपुर का नाम ले लिया, इसमें मैंने सहारनपुर का नाम ले लिया, सहारनपुर का नाम ले लिया, इसमें मैंने बुलंदशहर का नाम ले लिया, यानी कि बुलंदशहर है, बुलंदशहर यह उत्तराखंड से सीमा साझा नहीं करता। ये उत्तराखंड से सीमा साझा नहीं करता। याद रखिएगा, जब अब भी आपसे पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले नेपाल से सीमा साझा करते हैं तो हमेशा कहिएगा 7। उत्तराखंड से, नेपाल से भी पूछा जाता है तो कहिएगा आप 7 जिले। ये बिहार से भी पूछा जाता है तो बिहार से भी 7 जिले सीमा साझा करते हैं। मध्य प्रदेश से याद रखिएगा 11 जिला सीमा साझा करता है। हरियाणा से 6 जिला सीमा साझा करता है। दिल्ली से 2 जिला सीमा साझा करता है। राजस्थान से 2 जिला सीमा साझा करता है, ठीक है। यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से एक ही जिला सीमा साझा करेगा, कौन सा, सहारनपुर। यहाँ पर याद रखिएगा ये सोनभद्र है, सोनभद्र है, सोनभद्र है। तो सोनभद्र 4 राज्यों से अपनी सीमाएं साझा करेगा। इधर मध्य प्रदेश हो जाएगा, इधर छत्तीसगढ़ हो जाएगा, फिर इधर झारखंड हो जाएगा, फिर इधर बिहार हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना? चलिए, अलबरूनी किसके समय में भारत आया था? अलबरूनी, अलबरूनी, अलबरूनी एक इतिहासकार, राइटर था जो महमूद गजनवी के समय भारत आता है। और भारत के बारे में वो जो देखा, जो लिखा, वह भारत के इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। उसकी किताब से हम भारत को जानते हैं, भारत को जानने में बड़ा हेल्प मिलता है, ठीक है। तो अलबरूनी, अलबरूनी का नाम तो याद रखिए। अलबरूनी किसके समय में भारत आता है? तो महमूद गजनवी के समय में। जरा इसके बारे में थोड़ा सा जरा देख लिया जाए कि अलबरूनी एक प्रसिद्ध फारसी विद्वान है। अलबरूनी जो है कौन है? एक फारसी विद्वान थे, ठीक। यह 1017-18 में भारत आ रहे हैं, 1017-18 में, ठीक। किसके साथ बता दिया मैंने? महमूद गजनवी के साथ भारत है। इनका पूरा नाम याद रखिएगा, अबू रेहान मोहम्मद। बड़ा छोटा सा नाम है, देखिएगा ध्यान से, बड़ा छोटा सा नाम है। अब छोटा कितना है ध्यान से देखिएगा, ये रहा, अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अल बरूनी। अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अल बरूनी इनका पूरा नाम था। वे महमूद गजनवी के साथ भारत है। इन्होंने भारतीय संस्कृति, धर्म और विज्ञान का गहन अध्ययन किया। ये बहुत बड़ा नॉलेज वाला इंसान था, बहुत सारी भाषाएं इसको ज्ञात थी, ठीक है। खगोल से लेके भूगोल तक, विज्ञान से लेके इतिहास तक सब कुछ नॉलेज इस बंदे के पास था, ठीक है। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है किताबुल हिंद,
किताबुल हिंद पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है इतिहास में। किताबुल हिंद और तहकीक हिंद, तहकीक हिंद भारतीय इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत है। तो किताबुल हिंद और तहकीक हिंद पूछा जाता है, किसकी रचना है? तो अलबरूनी की रचना है। ठीक है, अलबरूनी की रचना है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? बड़ा आसान सा प्रश्न है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो आप कहेंगे मनीला में। अब मनीला कहाँ है? तो जाहिर सी बात है फिलीपींस की राजधानी है मनीला। तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में। अब जरा इसके बारे में देख लीजिएगा। एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को एशियाई देशों के आर्थिक विकास एवं सुगमीकरण के लिए किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा 1966। यह एक बहुपक्षीय विकास बैंक जो एशिया और प्रशांत क्षेत्र में समावेशी लचीले सतत विकास का समर्थन करता है। खैर ये छोड़ दिए, आप 1966 याद रखिएगा। अपने सदस्यों और साझेदारों के साथ मिलकर जटिल चुनौतियों का समाधान करने बनाया गया है। खैर इसके छोड़िए, आप ये देखिएगा बैंक की स्थापना 31 सदस्यों के द्वारा की गई थी। कुल कितने सदस्य देश इसमें शामिल थे जब की गई थी? तो 1966 में 31। वर्तमान में कितने हैं? तो 69 यानी कि 69। ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा और ये इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, 1966 19 दिसंबर 1966 की इसकी स्थापना हो रही है। ठीक, मुख्यालय कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में। जब स्थापना हुई तो कुल कितने सदस्य देश थे? तो 31। वर्तमान में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो 69 यानी कि 69 सदस्य देश हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं। पहली बार भारत रत्न किसे नहीं दिया गया था? पहली बार भारत रत्न किसे नहीं दिया गया था? देखिए नहीं दिया गया था, नहीं दिया गया था। अब इसमें 4 लोग हैं। अब 4 लोग हैं तो चंद्रशेखर वेंकट रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन इन्हें दिया गया था। भारत रत्न की शुरुआत कब से हो रही है भाई? तो 1954 से हो रही है। याद रखिएगा कब से हो रही है? 1954 से हो रही है। 1954 से हो रही है। 1954 से हो रही है। और 1954 में पहली बार 3 लोगों को दिया गया। चंद्रशेखर वेंकटरमन यानी कि सी वेंकटरमन को दिया गया, सी राजगोपालाचारी को दिया गया, सर्वपल्ली राधा कृष्णन को। 3 लोगों को एक साथ दिया गया था। ठीक है, 1954 में। ये गोविंद बल्लभ पंत को 1957 में दिया गया है। गोविंद बल्लभ पंत को कब दिया गया है? 1957 में दिया गया है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये 4 इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो सीधी सी बात है भाई, सितार है। एक सितार है, यंत्र है, लेकिन वो क्या करता है? वो ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। जब उस पर हाथ फेरते हैं तो उसमें से मधुर संगीत निकल जाता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। लेकिन जरा इसके बारे में भी नजर दौड़ा लिए, ये क्या होता है? डायनमो, आप जानते होंगे कि मोटरसाइकिल, बाइक, गाड़ी वगैरह में होता है डायनमो। तो डायनमो करता क्या है? जाहिर सी बात एक यंत्र है। अब यह यंत्र डायनमो क्या करता है? यह बिजली बना करके देता है, तो गाड़ी के बल्ब जो है जलते हैं और हॉर्न वगैरह जो बजते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका अपोजिट ये होता है विद्युत मोटर। यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में लगाइएगा तो मोटर चलने लगेगा, पानी देने लगेगा। तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब यह बल्ब क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में, विद्युत यानी कि लाइट, जब बल्ब लगाएंगे तो लाइट उसमें सप्लाई होगी और उसके पर उसमें जल जाएगा, रोशनी प्रदान करेगा। तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक, फिर अगले प्रश्न पे आते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है? हाँ, कहा जाता है, बात सही है। विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है? कहा जाता है, बिल्कुल सही है। विटामिन B2 को नियासिन कहा जाता है? ना, नहीं कहा जाता है, गलत है। विटामिन B7 को बायोटीन कहा जाता है? एकदम कहा जाता है, बिल्कुल सही। तो पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है? तो हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विटामिन B2 को नियासिन नहीं कहा जाता है। एक बात याद रखिएगा, ये पूरा का पूरा लिस्ट है, आपको हर हाल में इसको रट्टा मारना पड़ेगा। ठीक है, विटामिन A रेटिनॉल, विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लोमिन कहा जाता है, विटामिन B3 को नियासिन कहा जाता है, B5 को पेंटाथोनिक एसिड कहा जाता है, B6 को पायरिडॉक्सिन कहा जाता है, विटामिन B7 को बायोटीन कहा जाता है, B9 को फोलिक एसिड कहा जाता है, B12 को साइनोकोबालामाइन कहा जाता है, और विटामिन सी, यहाँ तो ये बी ग्रुप वाला था, ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स, सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, ई को टेकोफेरॉल कहा जाता है, और के को
फिलिपीनियन कहा जाता है। चलिए आइए, किस राज्य की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा हिंदी है, हम लोग हिंदी बाहुल वाले हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र के रहने वाले हैं। बहुत सारे अगल बगल, बिहार की भी वही है, ठीक, उत्तराखंड की भी वही है, मध्य प्रदेश की भी वही है, राजस्थान की भी वही है। तो हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं। अगर महाराष्ट्र की बात किया जाएगा तो वहाँ मराठी हो जाएगा। तो यहाँ कुछ ऐसे राज्य आपको सामने हैं कि जिसकी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। तो 4 है, इसमें से कोई एक ऐसा है जिसकी नहीं है। पूछा जा रहा नहीं है, किसका नहीं है? अरुणाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, सही है। मेघालय की है, अंग्रेजी है। नागालैंड की भी आधिकारिक भाषा क्या है? अंग्रेजी है। मिजोरम की आधिकारिक भाषा मिजो है, मिजो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी नहीं है। चलिए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जैसे अपने यहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, लेकिन अगर बात किया जाएगा उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है, तो हम कहते हैं इलाहाबाद में, कहते हैं ना, वो लखनऊ में नहीं है। ठीक उसी तरह से मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय पूछा जा रहा है कहाँ है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है। भोपाल में है कि जबलपुर में है कि ग्वालियर में है कि इंदौर में है, कहाँ है? आपको बताना है कि इसमें से 4 ऑप्शन में 4 में से कहाँ है। तो चलिए मैं बता रहा हूँ। भोपाल में नहीं है, भोपाल राजधानी है मध्य प्रदेश की, लेकिन इसका जो हाई कोर्ट है वो जबलपुर में है। हाई कोर्ट कहाँ है? ये जबलपुर में, याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसे कर लीजिएगा, ठीक है। और इससे जुड़े देखिए, ये हम एक क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं तो इसका मतलब है कि वह एक तरीका है कि आपकी नज़र वहाँ पहुँचनी चाहिए। और आप पेज पलटिएगा, आपके पास अगर नोट्स होगा तो एक नज़र सारे हाई कोर्ट पे दौड़ा लीजिएगा कि कौन कौन से ऐसे हाई कोर्ट हैं जो राजधानी में स्थित हैं। तो ठीक है, जब राजधानी में स्थित है बड़े आसानी से आप बताइए। जैसे बिहार हाई कोर्ट आप कहते हैं कि पटना में, बड़ा आसानी से क्लियर हो जाएगा। दिल्ली का हाई कोर्ट दिल्ली में होगा, बात सही हो, वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन ऐसे राज्यों पे नज़र दौड़ा लीजिएगा जिनका हाई कोर्ट वहाँ के राजधानी में नहीं होगा और उनकी एक लिस्टिंग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए, तो जबलपुर में है, भोपाल में नहीं है। अच्छा, इसका एक मुख्यालय तो यहाँ हो गया, इसके 2 खंडपीठ हैं। जैसे अपने यहाँ क्या है ना, उत्तर प्रदेश में क्या है, खंडपीठ है, लखनऊ में खंडपीठ है। उस तरह से इसके 2 खंडपीठ हैं, एक खंडपीठ ग्वालियर में और एक खंडपीठ इंदौर में है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये 2 ग्वालियर और इंदौर में इसकी खंडपीठें हैं, जबलपुर में हाई कोर्ट है, भोपाल में कुछ नहीं है, नीलबटा सन्नाटा। आइए, भारतीय जनगणना का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय जनगणना का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को, हेनरी वाल्टर को, लॉर्ड मेयो को या डेविड रैमफोर्ड को? किसे कहा जाता है? तो भारतीय जनगणना का पिता कहा जाता है हेनरी वाल्टर को। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, हेनरी वाल्टर को, ठीक है, भारतीय जनगणना का पिता कहा जाता है। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा कि पहली बार भारत में जनगणना किसने कराया था, तो लॉर्ड मेयो ने कराया था 1872 में, ठीक। लेकिन ये करा दिया था, हर 10 साल पे कराने की शुरुआत किसने की, तो लॉर्ड रिपन ने कराई थी 1881 में, ठीक है। लेकिन जब पूछा जाएगा कि भारतीय जनगणना का पिता किसे कहा जाता है, तो हेनरी वाल्टर को कहा जाता है। अब आइए, 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? मालदीव को मिनिकॉय से, मिनिकॉय को लक्षद्वीप से, अंडमान को सुमात्रा से, अंडमान को निकोबार से। अब जरा देखा जाए कि ये क्या अलग करता है, किसे अलग करता है, ठीक। देखिए, अगर हम ये भारत का एक छोटा सा मैप बना दें, दक्षिण भारत का, यहाँ पर आपका हो जाएगा ये अंडमान और ये हो जाएगा निकोबार, हो जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ पर है 6 डिग्री चैनल, इसे कहते हैं ग्रेट चैनल। तो 6 डिग्री चैनल किसे किसे अलग करता है, याद रखिएगा। भारत को आप कह सकते हैं इंडोनेशिया से, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कह सकते हैं आप इंडोनेशिया से, ठीक। यहीं पर है हमारा बृहद निकोबार, ठीक, और ये है इंडोनेशिया का सुमात्रा, ठीक। बात समझ में आ गई ना। तो ये 6 डिग्री चैनल है, 6 डिग्री चैनल। इसके बाद आपका होगा यहाँ पर 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल किसे किसे अलग करता है, तो 8 डिग्री चैनल याद रखिएगा, यहाँ पर मालदीव है
और यहाँ पर मिनिकाय। तो 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकाय से, मालदीव को मिनिकाय से, मालदीव को मिनिकाय, ये 8 डिग्री चैनल है। फिर उसके बाद से यहाँ पर है 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। अब ये 9 डिग्री चैनल ये मिनिकाय हो गया, ये इसके ऊपर है लक्षद्वीप, तो मिनिकाय से लक्षद्वीप, मिनिकाय से लक्षद्वीप, ये 9 डिग्री चैनल हो गया। अब है 10 डिग्री चैनल, ये 10 डिग्री चैनल यहाँ होगा, तो 10 डिग्री चैनल यहाँ होगा, ये ठीक। तो यहाँ कोई भूमि नहीं है, ये यहाँ की बात है। तो ये ऊपर अंडमान और नीचे निकोबार, ऊपर अंडमान और नीचे निकोबार। तो इस 10 डिग्री चैनल के ऊपर अंडमान समूह है और 10 डिग्री के नीचे निकोबार समूह है। तो ठीक है, तो अंडमान को निकोबार से, यानी कि सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अंडमान को निकोबार से, अंडमान को निकोबार से। बात समझ में आ गई ना। तो 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। अंडमान समूह उत्तरी और निकोबार समूह दक्षिणी। ठीक है, अब चलिए, स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? ये कुछ आर्थिक समितियां हैं, आपको हर हाल में याद करना होगा, इससे भी प्रश्न एक एक बन जाते हैं। कुछ आर्थिक समिति, रेखी समिति क्या है, आबिद अली समिति क्या है, रंगनाथन समिति क्या है, स्वामीनाथन समिति क्या है, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट समितियां हैं। तो पूछा जा रहा है स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? तो स्वामीनाथन समिति का जो संबंध है वो किससे है? जनगणना से है, सॉरी जनसंख्या से। किससे है? जनसंख्या से। ये कुछ लिस्ट है, जरा याद कर लीजिएगा। जैसे रंगराजन समिति विनिवेश से है, नरसिम्हन समिति वित्तीय क्षेत्र से है, केलकर समिति, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, केलकर समिति कर प्रणाली से है, मल्होत्रा समिति बीमा से है, आबिद हुसैन समिति, ये भी बहुत बार पूछा, आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग से है, बेसल समिति बैंकिंग से है, चक्रवर्ती समिति मौद्रिक से है, खुसरो समिति, ये भी याद कर लीजिएगा, कृषि ऋण से है, महाजन समिति चीनी से है, ये भी इंपॉर्टेंट है, रघुराम राजन समिति वित्तीय क्षेत्र से, ये भी इंपॉर्टेंट है, और रेखी समिति भी बहुत बार पूछा गया प्रत्यक्ष कर से। तो ये कुछ लिस्टिंग है, आप भी कहिएगा तो मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा पूरा का पूरा लिस्ट। टेलीग्राम आप चले जाइएगा, उस पर पूरा का पूरा मैं प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन इसको रट लीजिएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें से एक प्रश्न आपका अर्थव्यवस्था से जब उठाएगा तो एक प्रश्न उठने के बड़े चांसेज होते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में? देखिए, अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रावधान था नहीं संविधान में, था नहीं संविधान में। 340 में यह कहा गया है, 340 में कहा गया है कि पिछड़ा वर्ग आयोग की समीक्षा के लिए एक आयोग का गठन राष्ट्रपति करेगा, उनकी समीक्षा के लिए, ठीक है। लेकिन वो आयोग संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। ये 340 में कहा गया था राष्ट्रपति उस आयोग का गठन करेगा, समीक्षा करता रहेगा, हर 10 साल पे होता रहेगा, ठीक। लेकिन 338 में था अनुसूचित जाति आयोग, ये संवैधानिक दर्जा प्राप्त अनुसूचित जाति आयोग। आगे चल के 338 क में बना अनुसूचित जनजाति आयोग, और फिर बाद में 338 ख में बन गया अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। तो पूछा क्या जा रहा है, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ये अभी हाल की ही घटना है, हाल की ही घटना है, 2-4 साल ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हुआ होगा। अब आपके जिम्मे में एक प्रश्न मैं छोड़ रहा हूं, मैं जब बता दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 साल, यह संवैधानिक दर्जा प्राप्त जो हुआ है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 साल की बात है। अब जरा आप खोजिए और सर्च करके कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि कौन संविधान संशोधन के द्वारा इसे यानी कि पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, ठीक है। यह आपके जीव में एक प्रश्न मैं छोड़ रहा हूं, और कमेंट करके बताइएगा जरूर, खोजिएगा जरूर कि कौन संविधान संशोधन के द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को 338 ख में रखकर संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, ठीक है। चलिए देखते हैं आप लोग भी कितना हाथ पर चलाते हैं। भाई हाथ पर चलाएंगे तभी तो कामयाबी मिलेगी ना। बात सितारों की है भाई, बात खाकी वर्दी की है, और बात जिद कामयाबी की है ना। चलिए, मूल संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था? 11, 12, 10, इनमें से कोई नहीं। तो भाई इनमें से कोई नहीं। मूल कर्तव्य संविधान में कहाँ था? मूल कर्तव्य कहीं था संविधान में? ना, कहीं संविधान में नहीं था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर बाद में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं, बाद में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं, ठीक है, जोड़े गए हैं। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, और जब जोड़े गए हैं तब जाके जोड़ा गया तो कितना? तो आप कहते हैं 10। बाद में 11वां एक और मूल कर्तव्य उसमें शामिल किया जाता है।
86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और शामिल कर दिया जाता है कि हर माँ बाप का एक कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को वो प्राथमिक शिक्षा दिलाएगा, ये माँ बाप का कर्तव्य है। तो 11वां उसमें जोड़ दिया गया। ठीक, बाकी जब जुड़ा था तो कितना 10। तो मैंने सवाल पूछा है कि मूल संविधान में कुल कितने थे, तो जाहिर सी बात है मूल संविधान में कुछ भी नहीं थे, मूल संविधान में नहीं थे। चलिए अगला प्रश्न, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बताइए गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो जरा देखा जाए गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है भाई, देख लिया जाए गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। अगर दक्षिण भारत का एक टूटा फूटा अगर एक मैप बना दिया जाए, दक्षिण भारत का या प्रायद्वीपीय भारत का एक टूटा फूटा मैप बना दिया जाए, तो पूछा जा रहा है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो महाराष्ट्र में याद रखिएगा, ये रहा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से एक नदी निकलती है ऐसे करके, गोदावरी नदी, ठीक है, गोदावरी नदी यहाँ पर महाराष्ट्र से, ठीक है, महाराष्ट्र से। और महाराष्ट्र में जो जगह है वो है त्र्यंबक पर्वत। तो त्र्यंबक पर्वत से निकलती है गोदावरी नदी, जो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है महाराष्ट्र से। फिर उसके बाद से याद रखिएगा, इसी महाराष्ट्र में एक जगह है महाबालेश्वर। महाबालेश्वर से एक नदी निकलेगी, नाम है कृष्णा नदी। ठीक, तो कृष्णा नदी महाबालेश्वर से निकलती है, गोदावरी नदी त्र्यंबक पर्वत से निकलती है, दोनों महाराष्ट्र में है। कर्नाटक से एक नदी निकलती है, नाम है ब्रह्मगिरी की चोटी। ब्रह्मगिरी की चोटी से एक नदी निकलती है, नाम है कावेरी नदी। तो ब्रह्मगिरी की चोटी से कावेरी नदी निकलती है, ठीक है। नीलगिरी से नहीं निकलती है, नीलगिरी तो यहाँ है भाई, ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट, दोनों का जो मिलन स्थल होता है उसे कहते हैं नीलगिरी। ये गांठ का रूप लेता है, नीलगिरी है। यहाँ ये बंटवारा भी करता है, यहाँ से नीलगिरी से ही इसे तमिलनाडु कहते हैं, इसे केरल कहते हैं, इसके ऊपर कर्नाटक कहते हैं। तो ये तीनों राज्यों का विभाजन वो तय करता है नीलगिरी। चलिए अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन एक लैगून झील है? निम्न में से कौन एक लैगून झील है? अब जरा लैगून झील को भी देख लिया जाए भाई, लैगून झील को देख लिया जाए, लैगून झील क्या होता है। अब लैगून झील कहा जाता है, चलिए फिर अगर हम बनाते हैं, फिर एक बना दें, ये एक टूटे फूटे अंदाज में अगर हम प्रायद्वीपीय भारत का एक नक्शा बना दें हम, तो लैगून झील याद रखिएगा, अगर यहाँ पर ये समुद्र का पानी है तो ये जो हम लोग मैप ऐसे बनाते हैं तो बड़े सीधा सीधा बना देते हैं, लेकिन सच्चाई है कि सीधा सीधा तो होगा नहीं, सीधा सीधा तो होगा नहीं। अगर इस ऐसे टूटे फूटे जो तट होते हैं ना, ऐसे टूटे फूटे होते हैं, ऐसे टूटे फूटे होते हैं, ठीक, तो तट टूटे फूटे हैं। अगर यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप या टापू टाइप का हो गया और ये टूटा फूटा, तो ये बीच में जो जल क्षेत्र घिर जाता है ना, ये भी एक क्या है, ये भी एक झील का रूप ले लेता है। देखिए यहाँ पर अगर मान लिया एक सीमा ऐसे किया है और ऐसे अगर कोई सीमा रेखा है मान लिया एक बार, और यहाँ पर एक छोटा सा टापू हो गया, टापू हो गया, तो ये जो एक जो जल ये घिर गया यहाँ पर, ये भी क्या है, एक झील का निर्माण हो गया ना, झील का निर्माण। तो किनारे किनारे इस तरीके से जो समुद्र का जल क्षेत्र जो अंदर आ जाने की वजह से जो बना हुआ है, झील का निर्माण होता है, उसे ही कहते हैं लैगून झील या अनूप झील। लैगून झील या अनूप झील भी उसे कहा जाता है, अनूप झील भी कहा जाता है उसे, ठीक है। तो वो होता है। अब उसमें कौन कौन सा है, पूछा है कौन लैगून झील है, तो याद रखिएगा पुलिकट, 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 पुलिकट। यहाँ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर यही है पुलिकट झील, पुलिकट झील। यहीं पर देखिएगा उड़ीसा में एक चिल्का झील है, चिल्का झील, ये भी पुलिकट की तरह है लैगून झील। भारत का सबसे बड़ा लैगून झील है यहाँ पर, ठीक है। बात समझ में आ गई ना, लैगून झील, तो ये लैगून झील है। बूलर जाहिर सी बात है आप जान रहे हैं, या जम्मू कश्मीर में बूलर है तो लैगून हो नहीं सकता। सांभर राजस्थान में है, ये भी किसी कीमत पे हो नहीं सकता। कंफ्यूजन जो हो सकता है वो पेरियार को लेकर है, पेरियार केरल में है, लेकिन अगर आप जान रहे होंगे ज्योग्राफी को तो बहुत अच्छे से, ये अंदर है, यानी कि स्थलीय झील है, वो किनारे पे नहीं है, वो स्थलीय झील है, पेरियार झील है, ठीक है। तो कुल मिला के हमारा सही आंसर क्या था, पुलिकट झील, पुलिकट झील। क्लियर हो गई बात। चलिए आइए, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? बंगाल विभाजन के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? कमेंट करके बताइए कौन था इसका। लॉर्ड कैनिंग, एंड्रयू फ्रेजर, लॉर्ड कर्जन, जोसेफ बैमफील्ड फुल्लर। अब इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा एंड्रयू फ्रेजर, एंड्रयू फ्रेजर। याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन ना। पूछा जरा बंगाल विभाजन के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? बंगाल का गवर्नर कौन था भाई? लॉर्ड कर्जन जो है भारत का गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल। जैसे सपोज कीजिए कि भारत में एक राष्ट्रपति और प्रत्येक राज्यों में एक राज्यपाल होता है, ठीक उसी तरह से लॉर्ड कर्जन भारत का गवर्नर जनरल, यानी कि राष्ट्रपति मान के चले,
और जितने भी प्रांत हुआ करते थे उन प्रांतों में अलग अलग गवर्नर हुआ करते। तो उसी तरह से बंगाल में जो गवर्नर था उसका नाम था एंड्रयू फ्रेजर, और भारत का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। तो बात समझ में आ गई ना। तो जब पूछा जाएगा कि बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन था, तब बताइएगा लॉर्ड कर्जन। लेकिन जब पूछा जाएगा बंगाल विभाजन के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो एंड्रयू फ्रेजर। ठीक है, अब बंगाल विभाजन हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और मैं बता दूं, बंगाल विभाजन हो गया। अब बंगाल विभाजन हो गया तो पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल के रूप में विभाजन हो गया। तो ये जो एंड्रयू फ्रेजर जो पूरे बंगाल का गवर्नर था, यह पश्चिमी बंगाल का गवर्नर बना। पहले पूरे बंगाल का था, लेकिन जब विभाजन हो गया पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल में, तो यही एंड्रयू फ्रेजर जो है यह पश्चिमी बंगाल का गवर्नर बनता है। और पूर्वी बंगाल जो एक नया प्रांत वजूद में आया, अस्तित्व में आया, उसका गवर्नर कौन बनता है, तो उसका गवर्नर बनता है जोसेफ बैमफील्ड फुल्लर। यही फुल्लर महोदय जो है, फुल्लर महोदय यह पूर्वी बंगाल के गवर्नर बनते हैं। क्लियर हो गई बात ना। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा दूरी तय करती है। बढ़िया प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है ये। यूपी स्पेशल, आप उत्तर प्रदेश दरोगा का एग्जाम देने जा रहे हैं, यूपी स्पेशल आपको हर हाल में याद रखना होगा। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के पहले तो कितने जिलों में बहती है। गंगा नदी राज्य के स्तर पर पूछा जाता है कितने राज्यों में बहती है, तो आप कहते हैं 5 राज्यों में बहती है। सबसे पहले उत्तराखंड में, उत्तराखंड के बाद से आती है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बाद जाती है बिहार में, बिहार के बाद जाती है झारखंड में, झारखंड के बाद से जाती है पश्चिम बंगाल में। 5 राज्यों में बहती है। ठीक, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है। अगर उत्तर प्रदेश में एंट्री की बात किया जाए तो यह बिजनौर से एंट्री करती है, बिजनौर से एंट्री करती है, और बलिया और गाजीपुर के बॉर्डर से यह बाहर निकल जाती है, यानी कि बिहार में प्रवेश कर जाती है। तो बिजनौर से आती है और बलिया से बाहर निकल जाती है। तो ये तो रही बात। अब उत्तर प्रदेश के कुल 28 जिलों में बहती है, याद रखिएगा, कुल 28 जिलों में बहती है। और इन 28 जिलों में बदायूं, बिजनौर, इलाहाबाद, वाराणसी, इन 4 जिलों में सबसे ज्यादा किस जिले में बहती है, तो आप कहिएगा बदायूं में। बदायूं में 133 किलोमीटर लंबी दूरी तय करती है बदायूं में, और इतनी लंबी दूरी किसी जिले में नहीं तय करती है। बात क्लियर हो गई ना। 28 जिलों में बहती है, ठीक, और सबसे ज्यादा दूरी बदायूं में तय करती है। कुल कितनी, तो 133 किलोमीटर। चलिए आज का आखिरी प्रश्न कौन सा था, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 3 राज्यों से घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 3 राज्यों से घिरा हुआ है। अभी मैं मैप बनाया था, पता नहीं कोई क्वेश्चन था, कोई प्रश्न था जिसके वजह से मैंने मैप बनाया था। ये उत्तर प्रदेश की सीमा है। अगर ऐसे करके हम बना दें, ऐसे करके अगर बनाते हैं तो ये हमारा नेपाल हो जाता है, ये हमारा नेपाल हो जाता है, ये हमारा उत्तराखंड हो जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद से ये हमारा हरियाणा हो जाता है, ये हरियाणा हो जाता है। इसी में बीच में थोड़ा सा दिल्ली है, ये राजस्थान हो जाता है, ये हमारा मध्य प्रदेश हो जाता है। ठीक, ये छत्तीसगढ़ हो जाता है, ये झारखंड हो जाता है, बिहार हो जाता है। ठीक है, आइए ये रहा सहारनपुर, और सहारनपुर जिला जो है यह 3 राज्यों से कौन कौन देखिएगा, उत्तराखंड, यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पर है हरियाणा। ये जो सहारनपुर जिला है यह 3 राज्यों से घिरा हुआ है, जबकि अगर हम सोनभद्र की बात करें तो सोनभद्र से पूछा जाता है, तो सोनभद्र 4 राज्यों से घिरा हुआ एकलौता जिला है हमारे यहाँ सोनभद्र। तो सोनभद्र जब पूछा जाएगा तो जब 4 राज्यों से पूछा जाएगा तो सोनभद्र बताइएगा, और 3 राज्यों से पूछा जाएगा तो सहारनपुर बताइएगा। तो आप लोग बताइए कि प्रश्न कैसे थे और आपको कैसे लगे, आपकी तैयारी में दम लगाने लायक थे कि नहीं थे। ठीक है, अगर थे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, कुछ और लोगों को जोड़िए। भाई थोड़ा सा मनोबल, देखिए सब कुछ फ्री है, सब मैं मेहनत करूंगा, और आप अगर मेरी मेहनत से आपके कंधे पे सितारे लग गया तो मैं समझूंगा मेरे कंधे पे सितारे अपने आप लग गए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल इसी टाइम पर ऐसे ही मज़ेदार प्रश्नों के साथ। दम लगा के तैयारी कीजिए, क्योंकि जिद कामयाबी की है।